प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं का इतिहास का 5वां अध्याय है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। उसका एक भाग दूसरा है। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो मुद्रण है, जो प्रिंटिंग है, वो यूरोप में कैसे पहुंची। मीन्स जब हमने देखा है पीछे किसकी शुरुआत चीन, जापान और कोरिया से हुई है, तो फिर ये जो मुद्रण है ये यूरोप कैसे पहुंचा। चलिए शुरू करते हैं। नए शब्दों में दे रखा है वेलम, चरम पत्तर, मीन चमड़े की सतह या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह, इसको हम बोलते हैं वेलम। जैसे हम कागज पर लिखते हैं तो पहले चमड़े से बनी जो सतह होती थी उसके ऊपर लिखा जाता था, जिसको वेलम बोला जाता था। वेलम कहता सदियों तक चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहे थे। ये जो रेशम मार्ग है जो एशिया से यूरोप और अफ्रीका तक जाता था, ये एक मार्ग न होकर अनेक मार्गों का समूह है और उन सभी मार्गों के समूह को बोलते हैं रेशम मार्ग। इस मार्ग से रेशम ज्यादा मात्रा में जाता था, इसलिए इस मार्ग का नाम पड़ गया रेशम मार्ग। सदियों तक चीन से रेशम और मसाले यूरोप आते रहे थे। 11वीं सदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते वहां पहुंचा, क्योंकि कागज का आविष्कार भी चीन में हुआ था। कागज ने कातिबों या मुंशियों द्वारा सावधानी पूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों के उत्पादन को मुमकिन बनाया। 1295 ईस्वी में मार्को पोलो एक इटली का यात्री था जो चीन आया था। कहता फिर 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफी साल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, चीन के पास वुड ब्लॉक, वुड होती लकड़ी, वुड ब्लॉक, काठ के ब्लॉक या काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर अपने देश इटली लौटा, और इटली कहां पर है? यूरोप में। फिर क्या था, इतालवी भी तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और जल्द ही यह तकनीक बाकी यूरोप में फैल गई। मुद्रित जो किताबें थी, जो छपी हुई किताबें थी, वो सस्ती भी थी और अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी जो बेशकीमती वेलम है, क्योंकि नेचुरल सी बात है, यदि चमड़े की सतह बनी हुई है लिखने के लिए तो महंगी तो होगी वो कागज की अपेक्षा, तो अभी भी बेशकीमती वेलम या चरम पत्थर पर ही छपते थे। व्यापारी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें खरीदते थे, क्योंकि यदि इन्हीं किताबों को जो आज हम पढ़ते हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस में छपती है, प्रिंटरों के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से, यदि उन्हीं को हाथ से लिखा जाए, क्योंकि हाथ से लिखी गई किताबों को पांडुलिपि बोलते थे, तो वो बहुत महंगी हो जाती है। आगे देखिए, किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप भर के जो पुस्तक विक्रेता है विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे। अलग अलग जगहों पर पुस्तकें मेले लगने लगे। बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन के भी अन्य तरीके सोचे गए। अब सिर्फ अमीर लोगों के यहाँ सुलेखक या कातिब नहीं पाए जाते थे, बल्कि जो आम पुस्तक विक्रेता है अब वो भी उन्हें रोजगार देने लगे, और आम तौर पर एक विक्रेता के यहाँ 50 कातिब काम करते थे। लेकिन किताबों की अबाध बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी। नकल उतारना तो बेहद खर्चीला, समय साध्य, जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, और श्रम साध्य, जिसमें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, काम था। पांडुलिपियां अक्सर नाजुक होती थी, उनके लाने ले जाने, रख रखाव में तमाम मुश्किलें थी, इसलिए उनका सर्कुलेशन मतलब चलन इधर उधर
लाना ले जाना सीमित रहा, तो किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग उत्तरोत्तर लोकप्रिय होता गया। 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र छापे जा रहे थे। जाहिर है कि किताबें छापने के लिए इससे भी तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक की जरूरत थी, क्योंकि मांग ज्यादा थी। ऐसी छपाई की एक नई तकनीक के आविष्कार से ही संभव होता, जो 1430 के दशक में स्ट्रेसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने अंततः कर दिखाया, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की खोज की। साइड में आप चित्र नंबर 4 देख लीजिए। जिक्जी कोरिया, कोरिया की जिक्जी मूवेबल मेटल टाइप के साथ मुद्रित दुनिया की सबसे पुरानी मौजूदा पुस्तकों में से ये एक है। इसमें जैन बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषताएं हैं। पुस्तक में भारत, चीन और कोरिया के लगभग 150 बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख किया गया है। इसे 14वीं शताब्दी के अंत में मुद्रित किया गया था, छापा गया था। पुस्तक का पहला खंड उपलब्ध नहीं है। दूसरा खंड फ्रांस की जो नेशनल लाइब्रेरी है उसमें उपलब्ध है। यह कार्य मुद्रण संस्कृति में एक महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन साबित हुआ। यही कारण है कि इसे 2001 में यूनेस्को द्वारा मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित किया गया है। यह आप पेज देख सकते हैं, उस टाइम की छपी सबसे पुरानी पुस्तक का पेज है ये, जो प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से छपी थी। आगे देखिए, गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बढ़ा हुआ था। बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की जो मशीनें होती है, जैसे जिसे तेल निकाला जाता है, देखता आया था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी का कार्य सीखा, सोने का, और अंत में उसने शीशे को इच्छित आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर ली। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल था। यह आदर्श बना और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मींस प्रिंटिंग प्रेस यंत्र मुकम्मल कर लिया था। उसने जो पहली किताब छापी वह बाइबल थी, क्योंकि ईसाई धर्म से संबंध रखता था, तो इसने जो पहली किताब अपनी छापी वो बाइबल थी। तकरीबन 180 कॉपीज प्रतियां बनाने में उसे 3 साल लगे, मींस एक साल में 60 कॉपी बनी, जो उस समय के हिसाब से काफी तेज था। पर यह नई तकनीक हाथ से किताबें छापने की तकनीक की जगह पूरी तरह से नहीं ले पाई, क्योंकि जब भी कोई नया आविष्कार आता है, नई टेक्निक आती है, तो ऐसा नहीं कि पहले वाली को तुरंत एकदम रिप्लेस कर देती है, समय लगता है नए वाली को पैठ बनाने में, और पहले वाली को पूर्ण रूप से रिप्लेस होने में टाइम लग जाता है, और कई बार तो लंबे समय तक दोनों ही चीजें साथ में चलती रहती हैं। शुरू में तो छपी किताबें भी अपने रंग, रूप और साज सज्जा में हस्तलिखित पांडुलिपियों जैसी दिखाई देती थी। धातुई अक्षर हाथ की सजावटी शैली का अनुकरण करते थे। हाशिया तो जो आपकी कॉपी में साइड में जो जगह छोड़ी होती है, जहां आप क्वेश्चन आंसर ये वर्ड लिखते हैं, क्वेश्चन और आंसर, तो उसको बोलते हैं हाशिया। खाली जगह पेज पे चारों तरफ हाशिए पर फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी। चित्र अक्षर पेंट किए जाते थे। अमीरों के लिए बनाई किताबों में छपे पन्ने पर हाशिए की जगह बेल बूटों के लिए खाली छोड़ दी जाती थी, जो हर खरीदार है अपनी रुचि के हिसाब से डिजाइन और पेंटर खुद तय करके उसे संवार सकता था। मीन्स लिखित जो मटेरियल है वो तो एज इट इज रहता था, लेकिन जो साइड में चित्र बनवाने हैं, तो किसी को फूल पत्ती वाले बनवाने हैं, किसी को कुछ बनवाना है, तो उनकी रुचि के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। ये आप चित्र देख रहे हैं, योहान गुटेनबर्ग का चित्र है, 1584 का। करीब 100 सालों के दरमियान 1450 से 1550 यूरोप के ज्यादातर देशों में छापे खाने लग गए थे।
जर्मनी के जो प्रिंटर या मुद्रक दूसरे देश जाकर नए छापे खाने खुलवाया करते थे। छपाई खाने की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तक उत्पादन में कमाल की बढ़ोतरी हुई। 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाजार में 2 करोड़ मुद्रित पुस्तक किताबें आ गई। यह संख्या 16वीं सदी में 20 करोड़ हो गई। हाथ की छपाई की जगह जो यांत्रिक मुद्रण के आने पर ही मुद्रण क्रांति संभव हुई। तो ये योहान गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस है। शक्रू में लगा, ये देख सकते हैं आप, ये जो इधर शक्रू के अंदर जो लगा हैंडल है वो देखें। इसकी मदद से शक्रू घुमाकर जो प्लाटेन आप देख सकते हैं नीचे, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये पेपर के लिए भी। लेटर प्रेस छपाई में जब हम अक्षरों की छपाई लेते हैं, लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ले ली जाती है। और पहले यह बोर्ड काठ का होता था, लकड़ी का होता था, बाद में यह इस्पात का बनने लगा था, लोहे का बनने लगा था। शक्रू में लगा लंबा हैंडल देखें, इसकी मदद से शक्रू घुमाकर प्लाटेन को गीले कागज पर दबा दिया जाता था। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला में तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए और जुगत लगाई कि इन्हें इधर उधर मूव करके घुमाकर शब्द बनाए जा सकें। लिहाजा इसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया और यही अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियादी तकनीक रही। हर छपाई के लिए तख्ती पर खास आकार उकेरने की पुरानी तकनीक की तुलना में अब किताबों का इस तरह छपना निहायत तेज हो गया। गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में 250 पन्ने एक साइड छाप सकता था और एक तरफ छापने को बोलते हैं एकार्डियन शैली में छापा जाता था। ये आगे देख सकते हैं आप, ये चित्र यूरोप की पहली छपी किताब गुटेनबर्ग की बाइबल्स के कुछ पन्ने हैं। गुटेनबर्ग ने कुल 180 प्रतियां छापी थी। कितने साल में? 3 साल में, पर उसमें से 50 ही बच पाई है। आइए गुटेनबर्ग की बाइबल के इन पन्नों को ध्यान से देखें। ये केवल नई तकनीक की देन नहीं थे, इन्हें गुटेनबर्ग प्रेस की धातुई टाइप से बनाया जरूर गया था, पर इनके हाशिए पर कलाकारों ने हाथों से टीकाकारी, शुगर चित्रकारी की थी। जो हमने पीछे देखा था कि वे मटेरियल वही रहता था लिखाई वाला, लेकिन चित्र अपनी अपनी रुचि के अनुसार बनवा सकते थे। पर इनके हाशिए पर कलाकारों ने हाथ से टीकाकारी और शुगर चित्रकारी की थी। कोई 2 प्रतियां एक जैसी नहीं थी। हर प्रति का हर पन्ना अलग था। जहां पहली नजर में वे एक जैसे लगने लगे भी गौर से तुलना करने पर फर्क पता चल जाएगा। हर जगह पर कुलीन तबकों ने इस विशिष्टता को पसंद किया। जो उनके पास था वह अनोखा था, तो वह यह दावा कर सकते थे क्योंकि किसी और के पास उसकी हूबहू नकल नहीं थी। आप इबारत में देखेंगे जो अक्षरों की टाइप ली गई है, कई जगहों पर अक्षरों के अंदर रंग भरे हुए हैं। इसके 2 फायदे थे। एक तो जो पन्ना है रंगीन हो जाता था और साथ ही सारे पवित्र शब्द ज्यादा दर्शनीय और महत्वपूर्ण बन जाते, जैसे हम आजकल टाइपिंग में हाईलाइट कर देते हैं। लेकिन हर पन्ने पर रंग हाथ से भरे जाते थे। ध्यान रखें आप, हर पन्ने पर रंग हाथ से भरे जाते थे। गुटेनबर्ग ने इबारत या पाठ को काले में छापा और बाद में रंग भरे जाने के लिए जगह छोड़ दी। ये प्रिंटिंग देख सकते हैं आप कैसे एक मुद्रक की वर्कशॉप है ये 16वीं सदी में। इस तस्वीर से पता चलता है कि 16वीं सदी में मुद्रक का कार्य स्थल कैसा था। उनकी वर्कशॉप कैसी थी जहां ये छपाई होती थी। सारे काम एक ही छत के नीचे चल रहे हैं। दाएं छोर पर अगले हिस्से में कौन दिखाई दे रहा है? कंपोजिटर काम कर रहे हैं। कंपोजिटर, ये वर्ड भी आपके साथ इंपॉर्टेंट है। कंपोजिटर छपाई के लिए जो मटेरियल सेट किया जाता है, कंपोज किया जाता है, तैयार किया जाता है, उसको तैयार करने वाले व्यक्ति को, कंपोज करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कंपोजिटर। और साथ में गली, एक धातु का फ्रेम, ढांचा, जिसमें टाइप बिछाकर भाई कौन से अक्षर के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा वो सारी सेट करके उसकी टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी, पाठ बनाया जाता था। इस तस्वीर से पता चलता है कि 16वीं सदी में मुद्रक का कार्यस्थल कैसा दिखाई देता था। सारे काम एक ही छत के नीचे चल रही हैं। दाएं छोर पर अगले हिस्से में कंपोजिटर काम कर रही हैं, बाएं हिस्से में सिरे पर गैलीज तैयार किए जा रही हैं, धातु के मतलब फ्रेम तैयार किए जा रहे हैं, अक्षरों की उसमें सेटिंग की जा रही है अल्फाबेट की, और धातु अक्षरों पर स्याही लगाई जा रही है।
पृष्ठभूमि में प्रिंटर्स प्रेस के पेंच कस रहे हैं और उन्हीं के पास प्रूफ रीडर काम में जुटे हैं जो चेक कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ कोई गलतियां वगैरह इस टाइप की। बिल्कुल अगले भाग में तैयार माल पड़ा है। ये दो दो पृष्ठ वाले छपे हुए पन्ने हैं जिनकी बाइंडिंग होनी है, जिनको अभी सिलना है। धन्यवाद।